उसके बाद आपको ये बताया गया था कि मटेरियल्स को कैटेगराइज किया जा सकता है किसके बेसिस पर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बेसिस पर। कुछ मटेरियल आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, कुछ मटेरियल्स आपको लिक्विड स्टेट में मिलेंगे और कुछ मटेरियल्स आपको गैसियस स्टेट के अंदर मिलेंगे। तो ये स्टेट्स के बारे में हमने स्टडी किया था। स्टेट के बारे में स्टडी करने के बाद आपने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा। डिफ्यूजन एक प्रोसेस होती है। उसके बाद में आपने ये स्टडी किया कि हम लोग किसी भी मटेरियल की स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं, किसी भी मटेरियल की स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया था, डिक्रीज किया था। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से पार्टिकल्स के बीच के जो स्पेसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। पार्टिकल्स के बीच के जो स्पेसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। उनके इंक्रीज होने की वजह से कोई भी मटेरियल सॉलिड से लिक्विड में या और हीट एनर्जी देंगे तो पार्टिकल और दूर दूर हो जाएंगे, तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाते थे। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मटेरियल को हीट अप करके सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या उसको कूल डाउन करके, उसको ठंडा करके गैस से लिक्विड में, लिक्विड से फिर सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इन प्रोसेसेस को आपने पढ़ा था, मेल्टिंग, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, फ्रीजिंग। और एक प्रोसेस और थी, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में आपने ये स्टडी किया था कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना, दिस प्रोसेस इज सब्लिमेशन। तो ये तो था फर्स्ट चैप्टर के बारे में। उसके बाद आपने सेकंड चैप्टर में ये स्टडी किया कि जो भी मैटर हमारे आसपास मिलता है क्या वो प्योर है या वो इम्प्योर है। प्योर फॉर्म में भी मिलते हैं, फ्री स्टेट के अंदर भी मटेरियल मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपको फ्री स्टेट में भी मिलेंगे। अर्थ के अंदर जो गोल्ड है वो प्योर गोल्ड की फॉर्म में भी मिलेगा, लेकिन आयरन के साथ ऐसा नहीं होता, मैग्नीशियम के साथ ऐसा नहीं होता, एल्यूमिनियम के साथ ऐसा नहीं होता। ये जो मेटल्स हैं ये आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसके अलावा आयरन ऑक्साइड जिसको हम लोग डस्टिंग बोलते हैं, या मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, तो ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं। तो कुछ मटेरियल आपको प्योर फॉर्म में मिलेंगे और कुछ मटेरियल आपको इम्प्योर फॉर्म में मिलेंगे। अब इम्प्योर फॉर्म में मिलेंगे तो हमें उनको प्योर करना पड़ेगा। प्योर करने के लिए कुछ मेथड्स आएंगे जिनको सेपरेशन मेथड बोलेंगे, जिनको क्या बोला जाएगा, सेपरेशन मेथड। तो इस चैप्टर के अंदर हमने देखिए क्या क्या स्टडी किया था अभी तक। हमने एक तो फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, मैटर से स्टार्ट करेंगे कि मैटर क्या होता है। उसके बाद मैटर को कैटेगराइज किया गया था, इसमें प्योर सब्सटेंसेस में और इम्प्योर सब्सटेंसेस के अंदर। We are studying the chapter second. ओके, तो दो कैटेगरी बनाई गई थी मैटर की, प्योर सब्सटेंसेस एंड सेकंड कैटेगरी इज इम्प्योर सब्सटेंसेस। जो प्योर सब्सटेंसेस है उनको कैटेगराइज किया गया था, उनके टू डिविजन्स बनाए गए थे। जो प्योर सब्सटेंस है वो होंगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया था मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। So first type of element is metals, second type of element is non-metals, and third type of is metalloids. Impure substances. Impure substances जिनको क्या बोला जाता है, मिक्सचर्स भी बोला जाता है। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा। कौन कौन से थे, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। सो फर्स्ट वन इज and second one is
हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर्स के अंदर आपको मिलेंगे ट्रू सॉल्यूशन। True solutions are the homogeneous mixtures. Heterogeneous are of two types. I'm writing these types. First one is suspension and second one is colloid. तो देखिए ये फ्लो चार्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर के स्टार्टिंग से, जिसमें आपको ये बताया गया था कि मैटर को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट कैटेगरी इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड कैटेगरी इज इम्प्योर सब्सटेंस। Impure substances are also known as mixtures. Impure substances are also known as mixtures. And pure substances, देखिए इसकी क्या क्या कैटेगरीज बनाई गई हैं? Elements and compounds. Elements are further divided into three categories: metals, non-metals, and metalloids. अब देखिए इनकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। प्योर सब्सटेंसेस क्या थे? The substances which are made up of one kind of particle. ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, उनको क्या बोला गया था? उनको बोला गया था प्योर सब्सटेंसेस। जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बने हैं, उनको क्या बोला गया था? प्योर सब्सटेंसेस। अब ये जो प्योर सब्सटेंसेस है वो कौन कौन से हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो है वो 92 है और टोटल 115 है। अभी नए नए एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं और कुछ एलिमेंट्स को अभी डिस्कवर भी किया गया है, तो 118 120 तक ये पहुंच चुके हैं। लेकिन आपकी बुक के हिसाब से 115 एलिमेंट्स हैं और 115 एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, जो नेचर में अपने आप ही बने हैं। बाकी के जो 23 एलिमेंट्स हैं वो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं, वो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं, वो लेबोरेटरी के अंदर तैयार किए जाते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन, कुछ फिनोमेना होती हैं, कुछ घटनाएं होती हैं, उनके हेल्प से हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। एनीवेज वो हमारे हायर क्लासेस का टॉपिक होगा कि एलिमेंट्स किस तरह से कन्वर्ट किए जा सकते हैं, एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट कैसे बनता है। ओके, तो आप देखिए प्योर सब्सटेंसेस में मैंने आपको बताया एलिमेंट्स वो होंगे जो नेचर के अंदर अपने आप बने हैं और कितने तरह के होते हैं? 92 टाइप्स के होते हैं। 92 टाइप्स के एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स को भी आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड वो होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइंड हो। Compounds are those substances in which two or more elements are chemically combined. दो या दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइंड होंगे। अब देखिए एलिमेंट का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या आएंगे? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, इसके अलावा आप लिख सकते हैं नियोन। सो दीज आर एलिमेंट्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? क्या बताया मैंने? जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बनेंगे। जैसे कि फर्स्ट कंपाउंड में लिखता हूं H2O। H2O इज वाटर। जो H2O है उसमें दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। और कंपाउंड सुनिए, कॉपर सल्फेट CuSO4। इसमें तीन एलिमेंट है, फर्स्ट इज कॉपर, सेकंड इज सल्फर एंड थर्ड एलिमेंट इज ऑक्सीजन। तो ये सब जो है इनको कंपाउंड बोला जाता है। The compounds are the substances, these are also pure substances. The compound are the substances which are made up of two or more elements chemically combined together. जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन हो जाएंगे तो उससे जो मटेरियल बनेगा उसको कंपाउंड बोला जाएगा। अब मान लीजिए मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया तो उसमें सभी पार्टिकल्स जो हैं वो H2O के होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए डायग्राम में एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर अगर हम वाटर को फिल करेंगे तो ये फर्स्ट पार्टिकल होगा H2O का, सेकंड पार्टिकल H2O का, इसी तरह से मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे इस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर। तो यहाँ पर ये जो ग्लास था इसके अंदर सभी पार्टिकल्स H2O गए हैं, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम इसको प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं। तो ये भी प्योर सब्सटेंसेस में ही काउंट किया जाएगा, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब इसके बाद बात आती है एलिमेंट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। हम इसकी प्रॉपर्टीज दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे, जनरल मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। मेटल्स क्या होते हैं? जो मेलिएबल होते हैं,
जो डक्टाइल होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको मेटल्स बोला जाता है। द सब्सटेंसेज विच आर मेलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सब्सटेंसेज मेलिएबल है, मेलिएबल का मतलब है कि उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब है उनको थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल्स हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो इनको हमने क्या बोला था? मेटल्स बोला था। और भी प्रॉपर्टीज हैं। मेटल सोनोरस होते हैं, शाइनी होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। सोनोरस मतलब कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लस्ट्रस मतलब कि शाइनी होते हैं। तो इस तरह से जो हमने 10-11 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, उसके बेसिस पर हम बता पा रहे थे कि हम किसको मेटल बोलेंगे और किसको नॉन मेटल बोलेंगे। अब जो सब्सटेंस मेलिएबल भी नहीं है, डक्टाइल भी नहीं है और अच्छा कंडक्टर भी नहीं है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, उनको हम क्या बोल देंगे? उनको हम नॉन मेटल बोल देंगे। और जो नॉन मेटल्स हैं वो सोनोरस नहीं होते, नॉन सोनोरस होते हैं, मतलब कि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये प्रॉपर्टी जिसमें होगी हम उसको नॉन मेटल बोल देंगे। इसके बाद आया था मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो सब्सटेंसेस थे जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की थी और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की। देखिए ये तो जनरल डेफिनेशन के अंदर ऐसा बोला जाता है। आपकी 9th क्लास की बुक के अंदर सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन दी गई है कि जो मेटलॉइड्स होते हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती है। ओके, लेकिन मेटलॉइड की कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं? कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। अगर हम उनका टेम्परेचर कम कर देंगे, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, मैं यहाँ पर 2 एलिमेंट लिख रहा हूँ। फर्स्ट एलिमेंट इज सिलिकॉन, सेकेंड एलिमेंट इज जर्मेनियम। सिलिकॉन का सिंबल होता है Si और जर्मेनियम का सिंबल होता है Ge। तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनको मेटलॉइड्स क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के अंदर एक प्रॉपर्टी आ रही है कंडक्टर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर इनका टेम्परेचर कम कर दिया जाएगा तो ये इंसुलेटर बन जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे ये। अगर हम इनका टेम्परेचर राइज कर देंगे, अगर इनका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मेटलॉइड्स को सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है। जो मेटलॉइड्स होते हैं उनको सेमीकंडक्टर्स भी बोला जाता है। हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो ग्रीन कलर की प्लेट लगी होती है, जिसको पीसीबी बोलते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, वो किन की बनी होती है? वो सिलिकॉन जर्मेनियम की तो बनी होती है, सेमीकंडक्टर्स की बनी होती है। तो हमारे मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, ये इनके अंदर जो भी चिप्स हैं, आईसीज हैं, वो किसके बनाए जा रहे हैं? वो सेमीकंडक्टर्स के, मेटलॉइड्स के बनाए जा रहे हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये भी एक मेटलॉइड है, सेमीकंडक्टर है। तो इस तरह से हमने एलिमेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। ओके, अब इसके बाद मैंने आपको कंपाउंड भी बता दिया। कंपाउंड क्या होंगे? जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से केमिकली जुड़ करके, मिल करके बने होंगे, और ये भी प्योर सब्सटेंसेस के अंदर काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। इम्प्योर सब्सटेंसेस आर आल्सो नोन एज मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है? मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या होता है? कि जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस क्या कर दिए जाए? फिजिकली एक दूसरे में मिक्सअप कर दिए जाए, फिजिकली एक दूसरे में मिक्सअप कर दिए जाए। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि फिजिकल मिक्सचर क्या होता है और केमिकल मिक्सचर क्या होता है। देखिए ध्यान से समझिए। देखिए फिजिकल मिक्सचर जो होगा उसको हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस हो गया, तो उसके बाद हम उसको क्या नहीं कर सकते? प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते। हालांकि ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। लेकिन फिर भी आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर समझिए, ताकि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हम मिक्सचर किसको बोलेंगे और कंपाउंड किसको बोलेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 मटेरियल है। सबसे पहले मेरे पास है आयरन फाइलिंग। आयरन फाइलिंग, आयरन फाइलिंग क्या होती है? लोहे का बुरादा होता है। तो इस तरह से मेरे पास ये आयरन फाइलिंग थी, छोटे छोटे आयरन के जो है वो पीसेज हैं, पाउडर है मेरे पास, आयरन पाउडर बोल सकते हैं आप इसको। तो ये मेरे पास आयरन पाउडर, ये कौन से कलर का होता है? ये डार्क ग्रे कलर का होता है। दिस इज डार्क ग्रे, ये आयरन फाइलिंग है। दूसरा सब्सटेंस है मेरे पास सल्फर। सल्फर भी एक तरह का पाउडर है, और ये कौन से कलर का पाउडर होता है? ये येलो कलर का पाउडर होता है।
देखिए, तो ये दो सब्सटेंसेज है मेरे पास। ये कौन से कलर का दिखाई दे रहा है? दिस इज ऑफ येलो कलर। तो हमारे पास दो सब्सटेंसेज हैं। फर्स्ट वन इज आयरन फाइलिंग विच इज ऑफ डार्क ग्रे कलर एंड सल्फर विच इज ऑफ येलो कलर। अब मैं इन दोनों सब्सटेंसेज को मिक्सअप करने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं इन दोनों पाउडर को मिक्सअप कर दूंगा, मिक्सअप करते ही आप इसमें आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा सल्फर है और कौन सा आयरन है? ऑब्वियसली कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आयरन है वो तो डार्क ग्रे कलर का है, जो सल्फर है वो येलो कलर का है। तो देखिए, मैंने इन दोनों सब्सटेंसेस को मिक्सअप कर दिया। यहाँ पर एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर मैंने ये आयरन को डाल दिया और इसके साथ साथ मैंने क्या मिक्स कर दिया, इसमें सल्फर को मिक्स कर दिया। ये येलो कलर के जो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस इज सल्फर। तो अब ये दोनों पाउडर एक दूसरे में मिक्सअप हो चुके हैं। तो ये कैसा मिक्सचर है? ये फिजिकल मिक्सचर है। ये कैसा मिक्सचर होगा? ये फिजिकल मिक्सचर होगा। अगर ये फिजिकल मिक्सचर होगा तो देखिए, यहां पर इनको सेपरेट भी किया जा सकता है। कैसे सेपरेट करेंगे? सेपरेट करने के लिए हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? मैग्नेट का यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं एक मैग्नेट लेकर के आऊंगा, ये मैग्नेट होगी जिसमें एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, दो पोल होते हैं मैग्नेट के। तो ये जो मैग्नेट है, जैसे ही मैं इसके अंदर लेकर के आऊंगा, तो यहाँ पर जो भी आयरन पार्टिकल्स हैं वो किसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाएंगे? वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड हो जाएंगे। तो सारा का सारा आयरन फाइलिंग जो था, आयरन का जो पाउडर था, वो किसके साथ स्टिक हो जाएगा? वो मैग्नेट के साथ स्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आयरन फाइलिंग था वो किसके साथ स्टिक हो गया? वो तो मैग्नेट के साथ स्टिक हो गया। और इस बीकर में सिर्फ क्या रह जाएगा? इस बीकर में सिर्फ येलो कलर का सल्फर रह जाएगा। तो इस बीकर में क्या रह गया? सिर्फ इसमें येलो कलर का सल्फर रह गया। तो इस तरह से हमने इसको फिजिकली मिक्सअप किया था और फिजिकली ही हमने इसको क्या कर लिया? सेपरेट कर लिया। लेकिन ये क्या बना था? ये बना था एक इम्प्योर सब्सटेंस दैट इज नोन एज मिक्सचर। तो ये जो हमने इन दोनों सब्सटेंसेस को मिक्सअप किया था, मिक्सअप करने के बाद क्या बना था? मिक्सचर बना था। और इसी मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस। तो अगर हमने फिजिकली मिक्सअप किए तो हम उसको किसी भी फिजिकल प्रोसेस से क्या कर सकते हैं? सेपरेट भी कर सकते हैं। ओके। अच्छा, ये जो मिक्सचर है ये किस टाइप का मिक्सचर है? होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर होगा। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्यों होगा? क्योंकि आपको इस मिक्सचर के अंदर डार्क ग्रे कलर भी दिखाई देगा और येलो कलर भी दिखाई देगा। डार्क ग्रे कलर दिख रहा है, इसका मतलब आपको आयरन के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। येलो कलर दिख रहा है तो इसका मतलब आपको सल्फर के पार्टिकल्स भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको दोनों पार्टिकल्स सेपरेटली विजिबल है, अगर आपको दोनों तरह के सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो वो किस टाइप का मिक्सचर होगा? तो वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होगा। अगर वो कंप्लीटली मिक्सअप हो जाता तो होमोजेनियस मिक्सचर होता। अगर कंप्लीटली मिक्सअप हो जाता तो कैसा मिक्सचर होता? होमोजेनियस मिक्सचर। ओके, अब हम होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस को डिस्कस करते हैं। और यहाँ तक हमने पढ़ भी लिया था, यहाँ तक हमने स्टडी भी कर लिया था चैप्टर को कि होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको, बाद में हम इनके टाइप्स भी पढ़ेंगे कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। सस्पेंशन एंड colloids. So now I am writing impure substances, impure substances. Impure substances are mixtures. अब देखिए, ये impure substances की दो कैटेगरीज बनाते हैं। First one is homogeneous and second one is heterogeneous. Impure substances are of two types. I'm writing here. First one is homogeneous mixtures and second category is heterogeneous mixtures. Homogeneous, देखिए अगर आपको ये येलो कलर के चौक से लाइट विजिबल हो रहा है तो हैंड रेज कर देना, मैं दूसरे चौक से लिख दूँ।
अब इसके बाद देखिए होमोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होंगे? जिसमें सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन में मैं फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, द मिक्सचर्स इन विच, या मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं पूरी डेफिनेशन लिखने की बजाय। substances mixed up together completely। इसमें क्या लिखेंगे? substances remain separate। देखिए होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होंगे जिसमें सब्सटेंसेस जो हैं वो कंप्लीटली मिक्सअप रहेंगे। होमोजेनियस मिक्सचर्स आर द मिक्सचर्स इन विच सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स्ड अप इनटू ईच अदर। सब्सटेंसेस एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्सअप हो जाएंगे, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन से सब्सटेंस के कौन से पार्टिकल्स। तो ऐसा कहां कहां पर देखने को मिलेगा आपको? सॉल्ट सॉल्यूशन में, शुगर सॉल्यूशन में। जैसे एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर वाटर था H2O, तो सारे पार्टिकल H2O के हैं, तो ये था प्योर सब्सटेंस। अब हमने क्या किया, इस बीकर के अंदर जो वाटर था उसमें क्या मिक्सअप करने वाले हैं? उसमें हम लोग मिक्सअप करेंगे NaCl। NaCl इज नोन एज कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। तो कॉमन सॉल्ट को जैसे ही इसमें मिक्सअप करेंगे, मिक्सअप करते ही आप देखेंगे थोड़े समय के बाद डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण ये इसमें कंप्लीटली मिक्सअप हो जाएगा। और कंप्लीटली मिक्सअप होने के बाद ये जो सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होगा। ये सॉल्यूशन आपको कैसा दिखाई देगा? ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब इस वाटर के अंदर कॉमन सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो कंप्लीटली मिक्सअप हो चुके हैं। तो ये जो वाटर था इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जिसमें कोई दूसरा सब्सटेंस मिक्स किया जाएगा, और सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है वो हमेशा ज्यादा होती है। तो यहाँ पर 100 ml ऑफ वाटर था, 100 ml पानी था, वो 100 ml वाटर जो है आप उसको सॉल्वेंट बोल सकते हैं। NaCl कॉमन सॉल्ट, ये जो कॉमन सॉल्ट था इसको क्या बोला जाएगा? सॉल्यूट। कॉमन सॉल्ट इज नोन एज सॉल्यूट। जो कॉमन सॉल्ट है उसको सॉल्यूट बोला जाएगा। सॉल्यूट वो सब्सटेंस होते हैं जिसको किसमें मिक्सअप किया जाता है? सॉल्वेंट में। सॉल्यूट वो सब्सटेंस होते हैं जिनको किसमें मिक्सअप किया जाता है? सॉल्वेंट में। तो यहाँ पर जो NaCl है वो सॉल्यूट है, जो वाटर है वो सॉल्वेंट है, जो वाटर है वो क्या है? वो सॉल्वेंट। तो ये जो मिक्सचर बन रहा है, ये होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिक्सअप होते हैं, सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिक्सअप हो रहे हैं। और इसमें अभी मैंने एग्जांपल बताया था आपको आयरन और सल्फर का। आयरन पाउडर था और सल्फर पाउडर था, दोनों को मिक्सअप कर दिया। अब जो आयरन है वो तो डार्क ग्रे कलर के, जो सल्फर है वो तो येलो कलर के। तो मिक्सचर के अंदर आपको आयरन के पार्टिकल्स भी दिखाई दे रहे हैं, और इसी मिक्सचर के अंदर आपको सल्फर के पार्टिकल्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों तरह के पार्टिकल्स अगर आपको विजिबल हैं तो इसका मतलब वो सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिक्सअप नहीं हुए। तो आयरन पाउडर और सल्फर पाउडर जब आप उन दोनों को मिक्सअप करेंगे तो आपको दोनों के कलर अलग अलग दिखाई देंगे, मतलब कि पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग अलग आप पहचान पाएंगे, सेपरेट है, मिक्सअप नहीं हुए। अगर मिक्सअप नहीं हुए तो वो किस तरह का मिक्सचर है? तो वो होगा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेट, जो सब्सटेंसेस है वो सेपरेट रहेंगे। नेक्स्ट, अगर पार्टिकल्स कंप्लीटली मिक्सअप हो रहे हैं,
अगर सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिक्सअप हो रहे हैं तो हम लिखेंगे पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। सर कोई अनम्यूट हो गया। सर बच्चे अनम्यूट हो रहे हैं क्या? म्यूट कर दीजिए। इसकी आवाज आ रही है। ओके देखिए, तो इसमें मैंने क्या वर्ड लिखा? इनडिस्टिंग्विशेबल। पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब है कि आप पार्टिकल्स को अलग अलग पहचान नहीं पाएंगे। आपको पूरा जो सब्सटेंस है, पूरा जो मिक्सचर है वो एक जैसा दिखाई देगा, पूरा मिक्सचर एक जैसा दिखेगा। जैसा कि मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन में बताया, सॉल्ट सॉल्यूशन में हमने क्या किया था? वाटर और सॉल्ट को मिक्स किया था। वाटर और सॉल्ट को मिक्सअप करने के बाद वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्सअप हो चुके हैं और आपको जो सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। आपको सॉल्ट के पार्टिकल्स नहीं दिखाई दे रहे। तो आप सॉल्ट और वाटर, उन दोनों के पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। डिस्टिंग्विश का मतलब है आप उनको अलग अलग पहचान नहीं पा रहे हैं। अलग अलग पहचान नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो कैसे थे? वो कंप्लीटली मिक्सअप हो रहे थे एक दूसरे में, इसीलिए तो इनडिस्टिंग्विशेबल लिखा मैंने इसमें। और इसमें क्या लिखे? हेट्रोजेनियस में पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल। पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल। इसमें जो पार्टिकल्स है वो डिस्टिंग्विशेबल रहेंगे, मतलब कि आप उनको अलग अलग पहचान पाएंगे। जैसे अभी ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, आयरन और सल्फर पाउडर। आयरन पाउडर और सल्फर पाउडर जब हमने इन दोनों को मिक्सअप किया तब आपको डार्क ग्रे कलर भी दिखाई दे रहा है और बीच में येलो कलर के पार्टिकल्स भी दिखाई दे रहे हैं। आपको डार्क ग्रे कलर भी दिख रहा है और येलो कलर के पार्टिकल्स भी दिख रहे हैं। तो इसका मतलब पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल है, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से अगर हम वाटर के अंदर सैंड को मिक्स कर दें, ये वाटर लिया, ट्रांसपेरेंट था ये, तो अब इसके अंदर क्या किया? सैंड को मिक्स कर दिया। तो जैसे ही सैंड को मिक्स किया तो सैंड के पार्टिकल्स तो इसमें दिखाई दे रहे हैं, वाटर भी है और बीच बीच में ये सैंड के पार्टिकल्स भी। तो ये जो सैंड के पार्टिकल्स है, तो इसमें देखिए पार्टिकल्स विजिबल है। आप पानी लीजिए, पानी के अंदर मिट्टी को डालिए, उसको चम्मच से स्टिर करते रहिए, स्पून से स्टिर करते रहिए। स्टिर करने के बाद भी आप देखेंगे कि वो उसमें डिस्टिंग्विशेबल रहेगा, वो पार्टिकल उसमें अलग रहेंगे, सेपरेट रहेंगे, आपको अलग से दिखाई देंगे। तो ऐसा जिसमें होगा उन मिक्सचर्स को क्या बोला जाएगा? हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। उन मिक्सचर्स को क्या बोला जाएगा? हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। अब इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट मैंने आपको और बताया था, यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। Now I'm writing the third point in the homogeneous mixture. होमोजेनियस मिक्सचर्स का आपको यूनिफॉर्म कंपोजिशन दिखेगा। पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। मास मतलब कि मटेरियल, जो मटेरियल है वो पूरी तरह से फैल जाएगा, एक जैसा फैलेगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और इसमें लिखा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब इसके एग्जांपल सुनिए आप क्या क्या है। सबसे पहला, ये जो होमोजेनियस मिक्सचर मैंने लिखा, इसमें मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था सॉल्ट और वाटर का। अभी एक एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी के एग्जांपल्स भी मैं अभी लिख दूंगा क्या होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिया? वाटर लिया, वाटर के अंदर सॉल्ट को मिक्स कर दिया। सॉल्ट को मिक्स करते ही ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन गया। दिस इज सॉल्ट सॉल्यूशन। ये सॉल्ट सॉल्यूशन है और यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब है कि जो सॉल्ट है
वो इसके अंदर पूरी तरह से एक समान रूप से मिक्सअप है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और ऊपर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है। नो, ऐसा नहीं होता। अगर हम वाटर के अंदर सॉल्ट को मिक्सअप करते हैं तो वो सॉल्टी रहेगा इक्वली, सब जगह पर इक्वली सॉल्टी मिलेगा। यहाँ पर जितना नमकीन होगा उतना ही नीचे से नमकीन होगा, बीच में भी इतना ही नमकीन होगा। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा इसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब है कि सब जगह पर कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी, सभी जगह पर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन देखिए कैसे होगा। हमें दो सब्सटेंसेस लेने पड़ेंगे, फर्स्ट सब्सटेंस इज सैंड एंड सेकंड सब्सटेंस इज वाटर। तो मैंने इसके अंदर वाटर फिल किया। वाटर फिल करने के बाद यहाँ पर हमने देखा कि सैंड की ज्यादातर कॉन्सेंट्रेशन तो इसके बॉटम में रहती है और कुछ पार्टिकल्स इसके बीच में आपको ऐसा दिखाई देंगे। तो सैंड और वाटर का जो सॉल्यूशन है ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, और ये जो सॉल्यूशन होगा इसके अंदर आपको सैंड के पार्टिकल्स अलग दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब है कि आप इसको 15 मिनट तक ऐसा हिलाते रहे, मिक्सअप करते रहे, लेकिन ये मिक्सअप नहीं हो रहा। कुछ समय के बाद सारी की सारी सैंड कहाँ आ जाएगी? बॉटम में, इस बीकर के बॉटम में इकट्ठी हो जाएगी। तो सैंड का ज्यादातर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होगा? एट द बॉटम। सैंड का हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ मिलेगा आपको? बॉटम में, और ऊपर सैंड के कोई दो चार पार्टिकल्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पर सैंड का लो कॉन्सेंट्रेशन होगा, यहाँ पर सैंड का हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहेगा। इसमें सब जगह पर सैंड एक समान रूप से मिक्सअप नहीं रहेगी, एक जैसी मिक्सअप नहीं रहेगी। सैंड ज्यादातर नीचे रहेगी और कुछ पार्टिकल्स आपको ऊपर दिखाई देंगे। तो इसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन सैंड का नीचे होगा और लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऊपर होगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे इनके एग्जांपल्स, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। थैंक यू सो मच।